हेलो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। ब्रिटिश प्रशासनिक अधिनियम एवं सामाजिक शैक्षणिक सुधार 1773 से 1948 तक। चलिए देखते हैं। चलिए शुरू करा जाए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एवं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। चलिए पहले रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में समझ लेते हैं, फिर इसके पीछे रेगुलेटिंग एक्ट लाने के कारण क्या था, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे, फिर इसका इतिहास समझेंगे, तब रेगुलेटिंग एक्ट है क्या, इसमें प्रावधान क्या है, फिर एक एक करके देखेंगे। चलिए पहले रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट मीन्स अधिनियम होता है। अधिनियम जब हमारी समझिए पहले, जब हमारे यहाँ कोई कानून आता है तो वह संसद के द्वारा एक अधिनियम लाया जाता है। उसी तरह से ब्रिटेन में रेगुलेटिंग एक्ट था किसी चीज़ को। चलिए पहले रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जान लेते हैं, लाया क्यों गया, इसके पीछे कारण क्या था, इसका इतिहास जान लेते। चलिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कार्य और प्रशासन में सुधार हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य एवं प्रशासन के सुधार हेतु लाया गया था, ठीक है। चलिए इसको पूरा पहले आपको बता दें, एक सेकंड रुक जाइए। कार्य एवं प्रशासन के सुधार हेतु बनाया गया कानून। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी व्यापार करने। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, आई थी व्यापार करने। व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन बक्सर प्लासी युद्ध के बाद, युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद अब यह राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर चुके थे। अब राजनीतिक, व्यापारी से राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर चुके थे। अब यह व्यापारिक से राजनीतिक आए थे, व्यापार, अब व्यापारिक कंपनी से यह राजनीतिक बन गए। इसके प्रशासनिक और राजनीतिक कमियों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इनके राजनीतिक और प्रशासनिक, अब राजनीतिक कंपनी बने, राजनीतिक सत्ता हो गई, तो यहाँ इनका राजनीतिक और एवं प्रशासनिक कमियों को दूर करने के लिए क्या रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कार्य और प्रशासन में सुधार हेतु बना कानून। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी व्यापार करने, लेकिन बक्सर और प्लासी युद्ध के बाद यहाँ के राजाओं को पराजित कर यह अब राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर चुके थे। अब यह व्यापारिक से राजनीतिक बन गए और इसके प्रशासनिक और राजनीतिक की जो त्रुटियां और कमियां थी उसको दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, ठीक है। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट लाया किस लिए गया ये, ठीक है, बता दिए। चलिए अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट का प्रावधान क्या है। 1773 का एक्ट, गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। वरीयता दी गई बम्बई मद्रास के गवर्नर पर। गवर्नर जनरल को युद्ध एवं शांति मामलों में वरीयता दी गई। बम्बई और मद्रास के गवर्नर, उन पे गवर्नर जनरल को युद्ध और शांति पे वरीयता दी गई। किस राज्य से युद्ध करना है, किस शांति स्थापित करनी, ये इन पे वरीयता, लास्ट डिसीजन इनका होता था। गवर्नर जनरल प्लस 4 परिषद होते थे। कार्यकारी परिषद का निर्णय बहुमत से होता था, अनिवार्य था। टकराव की स्थिति तो होती बहुमत से। जैसे मान लीजिए गवर्नर जनरल चाहता शांति हो और 4 में से 3 सदस्य, 4 सदस्य हैं और 2 सदस्य कहें कि नहीं, शांति स्थापित नहीं करना हो, तो टकराव तो होता ही था। और फिर मान लीजिए ये सब कहें कि नहीं युद्ध के लिए, और गवर्नर जनरल कहें शांति स्थापित करने चाहे, तो गवर्नर जनरल का यहाँ ईगो भी हर्ट हो रहा था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें है क्या, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई। 1 + 3 सदस्य, एक न्यायाधीश होता, 3 सदस्य। संरचना का मुख्य न्यायाधीश एंजिला इम्पे, इनको याद करें। पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, एंजिला इम्पे,
ठीक है, चलिए 1 2 3 4 पॉइंट इसको याद किए रहेगा। ये टू द पॉइंट पेपर यूपीएससी में हो चाहे स्टेट पीसीओ हो चाहे एसएससी पूल रेगुलेटिंग एक्ट में क्या प्रावधान है। ठीक, चलिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण, ब्रिटिश संसद सरकार का वास्तविक नियंत्रण स्थापित। ब्रिटिश संसद सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी पे वास्तविक नियंत्रण रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्यों लाई थी ना। द्वशासन ढांचा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 24 सदस्य, यह ढांचा 1857 से 58 तक बना रहा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्य होते थे, इसमें 2 कैबिनेट मंत्री 4 अन्य एमपी होते थे। कार्य का था इनका ये क्या कहते हैं, संसद में ईस्ट इंडिया कंपनी का लेखा जोखा संसद में रखना। ठीक है, उसके बाद संसद कानून बनाती थी। फिर ये जब लेखा जोखा अपना रख देते थे, फिर संसद एक चार्टर के माध्यम से फिर नया उसमें कानून, तो इसीलिए 1793 का चार्टर एक्ट। चार्टर क्या है इसके बारे में बता देते हैं ना। चार्टर, जब कंपनी जैसे अपने यहाँ सीएजी क्या कहते हैं, निगरानी करती है कि सरकार के द्वारा दिया गया पैसा कहाँ यूज हुआ, कितना यूज हुआ, कौन करप्शन किया, फिर वो संसद में रखती है, फिर उसके द्वारा क्या कहते हैं राष्ट्रपति के द्वारा ये संसद में रखवाती है, फिर उसके बाद उसी तरह से इनका भी काम था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का 6 सदस्य होते थे, उसमें 2 कैबिनेट मंत्री 4 अन्य सदस्य। तो ये साल भर ये ईस्ट इंडिया कंपनी की निगरानी करते थे, फिर उसके बाद क्या कहते हैं ब्रिटिश संसद में रख पेश करते थे। ठीक है, फिर ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, फिर उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है प्रावधान बनाती थी, तो उसी को चार्टर कहते थे। चार्टर ये था, चार्टर का था व्यापार करने का लाइसेंस, वही बताया ना, व्यापार करने का लाइसेंस। चार्टर का मतलब होता है व्यापार करने का लाइसेंस। ब्रिटिश सरकार कंपनी को, यह ब्रिटिश सरकार, संसद ना वही संसद, ब्रिटिश सरकार कंपनी को 20 साल या इससे बढ़ाकर, और इसके साथ अगर इसमें कुछ कमियां मिली, क्योंकि रिपोर्ट पेश हुआ है कमियां मिली, तो इसमें कुछ नए शर्तें जोड़कर देती थी। ठीक है, चार्टर का मतलब यही है। चलिए, चार्टर का मतलब क्लियर समझ में आ गया ना। चार्टर का मतलब होता है व्यापार करने का लाइसेंस। ब्रिटिश संसद के द्वारा दिया जाता था, या ब्रिटिश सरकार कह लीजिए को, इसमें 20 साल का मिलता था या इससे बढ़ाकर भी दिया जाता, और इसमें कुछ शर्तें भी जोड़ी जाती थी, नए शर्तें, तो जो पुरानी शर्तें तो उनको हटा के कुछ उसमें ऐड कर दिया जाता था, फिर उसके बाद ये चार्टर जारी किया जाता था। चलिए, चार्टर का मतलब हो गया क्लियर। जब तक शब्दों का मतलब नहीं समझेंगे तो ऐसे रटते रहेंगे, समझ में नहीं आएगा कि इसके बाद क्या आया। ठीक, चलिए अब चार्टर देख लेते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पुनः 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी में चलिए, चार्टर अधिनियम 1813 और 33 ना, 1333 का अधिनियम, चार्टर अधिनियम, इसके बारे में पहले देख लेते हैं। इस समय औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति नए पेज ले लेते हैं, तब इसके बाद पूरा आते हैं। ठीक है, आइए। एक सेकंड रुक जाइए। चलिए, 1833 से 13 से 33, सॉरी। चलिए, इस समय औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, क्रांति, और नेपोलियन, चलिए पूरा इतिहास बताएंगे इसके बारे में। तो नेपोलियन की युद्ध के कारण
के कारण ब्रिटिश व्यापारियों का व्यापार यूरोप में बंद हो चुका था। औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और नेपोलियन का उधर आक्रमण हो चुका था, और ब्रिटिश जो व्यापारी थे इनका व्यापार यूरोप में बंद हो गया था। अब यूरोप में इनका व्यापार बंद होने के कारण इनको नया मार्केट चाहिए, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गए, तो उत्पादन हो रही थी। अब इनके लिए बेचने के लिए मार्केट भी चाहिए। अब यूरोप इनका जो मार्केट, पुराना मार्केट था, वो बंद हो चुका था। तब इन्होंने संसद पे दबाव डाला, ब्रिटेन की संसद पर दबाव डाला कि हमें भी व्यापार करने की अनुमति दी जाए। कहाँ? भारत में, क्योंकि भारत उपनिवेश था ब्रिटेन का। सॉरी, अब इनके पास ऑप्शन नहीं था ना, क्योंकि यूरोप तो क्या कहते हैं मार्केट बंद हो गया था। अब इनकी क्या कहते हैं उत्पादन जो कर रहे थे, अब बेचे कहाँ? तो इनके लिए एक नए मार्केट की आवश्यकता थी। तो इन्होंने क्या कहते हैं ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे उन्होंने दबाव डाला संसद पे कि कोई ऐसा एक नया कानून बनाइए और जिसके तहत अब हमें भी भारत में जाकर व्यापार करने का मौका मिले। ठीक है, वो 1813 से 33 में, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, तो कोई भी सरकार बिना व्यापारियों का चलता नहीं है, तो उसके लिए अधिनियम लाया गया और कानून बनाया गया। चलिए देखते हैं। फिर 1813 का चार्टर अधिनियम, वैश्विक प्रभाव। ठीक है, नेपोलियन का महाद्वीपिक नीति तथा अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का मुक्त व्यापार नीति। चलिए एडम स्मिथ के बारे पहले, सॉरी, नेपोलियन का महाद्वीपीय नीति क्या थी इसके बारे में बता देते हैं। क्या बोला है बता नहीं। महाद्वीपीय नीति नेपोलियन का था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका नेपोलियन का था ब्रिटिश साम्राज्य को आर्थिक रूप से पंगु बनाना। ब्रिटिश साम्राज्य को आर्थिक रूप से पंगु बनाना। आर्थिक रूप से पंगु बनाना और यूरोप के महाद्वीपीय भाग से ब्रिटिश के व्यापार को पूरी तरह बंद करना। भी बताए ना, यूरोप के महाद्वीपीय भाग से ब्रिटिश व्यापार को बंद करना। ठीक, उद्देश्य ध्यान रखिएगा। महाद्वीपीय नीति क्या थी? नेपोलियन की महाद्वीपीय नीति क्या थी? यही था। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य को आर्थिक पंगु बनाना और उसके बाद ब्रिटिश को यूरोप के महाद्वीपीय से इनका व्यापार बंद करना, यही नीति थी। ठीक है, चलिए एडम स्मिथ का मुक्त व्यापार, इसके बारे में समझ लेते हैं। अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ। मुक्त व्यापार क्या था? लेसेस फेयर का नाम आपने सुना होगा। एडम स्मिथ कहते हैं मुक्त व्यापार की नीति होती है, लेसेस फेयर की नीति इन्होंने दिया। इन्होंने कहा व्यापार पर, बाजार पर, समझ लीजिएगा, शायद इकोनॉमी वाले भी आपको इतना अच्छा बताएंगे नहीं। लेसेस फेयर की नीति थी, एडम स्मिथ की नीति थी मुक्त व्यापार। इन्होंने कहा बाजार पे राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एडम स्मिथ कहते हैं राज्य पर बाजार पर राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, राज्य कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जैसे राज्य किसी को सब्सिडी न दे, प्रोत्साहन न दे, राज्य का कोई इंटरफेयर नहीं, राज्य का कानून नहीं होना चाहिए। व्यापार पर बाजारियों का कानून होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए कि जो जिस लायक है वो उस लायक करे। मुक्त व्यापार होना चाहिए, कोई अवरोध, नियम, कानून नहीं बनना चाहिए सरकार के द्वारा। ठीक है, ये एडम स्मिथ कहते थे। हाँ, कि जो क्या कहते हैं अब भारत में से क्या कहते हैं अब बाजार पे इंटरफेयर, सरकार का अगर मुक्त व्यापार की नीति अपनाएगी तो जो जिस लायक होगा उस करेगा। हाँ, जो युद्ध करने लायक है युद्ध करेगा,
जो उसमें वर्चस्ववादी होगा वही व्यापार करेगा। हाँ, अब उसमें ये हो जाएगा कि अगर हम क्या कहते हैं, मोनोपोली बढ़ जाएगा। अगर हम किसी चीज़ को बना रहे हैं, तो हम चाहेंगे कितने रुपए में उसे बेचिए, ये हम डिसाइड करेंगे, ना कि राज्य डिसाइड करेगा। क्योंकि राज्य का अगर क्या कहते हैं, राज्य तो क्या कहते हैं, सोचेगा कि हमारी जो क्या कहते हैं प्रजा है, जनता है, उसको एक अच्छे दाम मिले, कम से कम लोगों को मतलब एफर्ट करना पड़े। क्योंकि मंदी भी आ सकती है, इससे कई अराजकताएँ आ सकती हैं, शोषण भी बढ़ सकता है। लेकिन इन एडम स्मिथ कहते थे नहीं, इसमें राज्य को कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, इससे ज़्यादा आप इकोनॉमी समझिएगा, नहीं कहेंगे इतिहास में इकोनॉमी बता रहे हैं। चलिए ठीक है, चार्टर एक्ट यही था। चलिए 1813 का व्यापार का एकाधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ, किंतु चीन और चाय के साथ व्यापार बना रहा। ये सब की पॉइंट हैं, इसको याद कर, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे सर। अन्य प्रभाव, ईसाई मिशनरियों का प्रवेश की अनुमति मिली, भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का खर्च करने का निर्देश दिया। ईसाई मिशनरी भारत में आए और 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च, ये याद किए रहे। 1833 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है? वैश्विक प्रभाव था इसमें। उदारवाद एवं जेम्स मिल के उपयोगितावाद का प्रभाव था। एकाधिकार का अंत, एकाधिकार का अंत हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार अधिकार पूर्णतः समाप्त, मात्र प्रशासनिक निकाय हो। वही एडम स्मिथ इसका सपोर्ट करते थे, लेकिन उपयोगितावाद जेम्स कहते थे एकाधिकार बाजार पे समाप्त हो, गवर्नमेंट राज्य इस पे इंटरफेयर करे, उनका कहना था। गवर्नर जनरल का पद, गवर्नर जनरल का संपूर्ण इंडिया का गवर्नर जनरल बना रहे। गवर्नर जनरल जो थे तो उन्हें पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना रहे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले थे। अन्य मुख्य सुधार क्या थे? विधि आयोग का गठन, अध्यक्ष इसके मैकाले थे। दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया। 1883 में पूर्ण समाप्त कर दिया। धर्म मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं। इन सब पॉइंटों को आप याद किए रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है 18 चार्टर के 33 के चार्टर अधिनियम में क्या था, ये था। 1813 के चार्टर अधिनियम क्या था, या दे देगा किस में था, मिलान करने के लिए पूछता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इन सब को याद किए रहिएगा। चलिए 1853 चार्टर अधिनियम में क्या था? यह प्रतियोगी परीक्षा संबंध है। सिविल सेवाओं में चयन हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। अब कंपटीशन से होगा। पहले नियुक्ति थी। गवर्नर जनरल परिषद विधि सदस्य को परिषद का अस्थायी सदस्य बना दिया गया। विधि सदस्य को परिषद का अस्थायी सदस्य बना दिया गया। विधायिका का प्रारंभ, ये 1853 में विधायिका का प्रारंभ। विधि निर्माण हेतु 6 नए अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति। अंगों का भेद, न्यायिक और कार्यपालिका गवर्नर जनरल प्लस 4 तथा विधायिका 6 सदस्य भारतीयों की आंशिक पुष्टि के मध्य भेद का प्रारंभ। अब कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कर दिया गया। 1858 भारत सरकार करती है। ब्रिटिश क्राउन का शासन, अब ईस्ट इंडिया कंपनी से अब ब्रिटिश क्राउन के साथ, अब ब्रिटिश का शासन चलने लगा। ब्रिटिश क्राउन का शासन चलने लगा। 1858 में पूछेगा। 57 के महाविद्रोह के बाद 1858 में अब क्राउन ब्रिटिश की रानी अपन हाथों में ले ली। अब उनका शासन ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, प्रत्यक्ष अधिकार ब्रिटिश क्राउन के हाथों में हस्तांतरित हो गया। ये 57 के बाद हुआ। 57 के महाक्रांति विद्रोह। वायसराय, गवर्नर जनरल अब वायसराय क्राउन का सीधा प्रतिनिधि कहलाता था। गवर्नर जनरल जो वायसराय थे, ये क्राउन के द्वारा आते थे, क्राउन का सीधा प्रतिनिधि कराते। भारत सचिव, बीओसी समाप्त, बोर्ड ऑफ कंट्रोल काउंसिल को समाप्त कर भारत सचिव प्लस 15 सदस्य परिषद का गठन। इसका क्या कहते हैं, ये लंदन इंडिया हाउस जो है, इंडिया हाउस से होता था ये। और इंडिया हाउस कहाँ थी? लंदन में। इंडिया हाउस के नाम से आप लोग ये मत समझिएगा भारत में पूछ लेगा इंडिया हाउस कहाँ थी, तो लंदन में थी, भारत में नहीं था। नाम केवल इंडिया हाउस था। वो पैसा यहाँ से जाता था, सब कुछ यहाँ से होता था, लेकिन सब उसमें ब्रिटिश होते थे। घोषणा पत्र, अधिनियम सूचक, भारत में क्षेत्रीय विस्तार पर रोक, देशी रजवाड़ों की संप्रभुता का आदर,
ईस्ट इंडिया कंपनी संप्रभुता प्लस राज संप्रभुता। अब घोषणा पत्र में अधिनियम में आया कि भारत में क्षेत्रीय विस्तार पर रोक। अब भारत में क्षेत्रीय विस्तार हो नहीं। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ये समझ गई, कानून अपने सत्ता अपने हाथों में, अधिकार अपने हाथों में ले ली और कहा अब भारत में क्षेत्रीय राज्यों का विस्तार नहीं होगा, युद्ध लड़के उनको अपने में मिलाया नहीं जाएगा, वहाँ ब्रिटिश शासन नहीं करेगा, रजवाड़ों की संप्रभुता का आदर किया जाए। और ईस्ट इंडिया कंपनी संप्रभुत्व के बराबर राज संप्रभुता, मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर राज है। अब यहाँ कंपनी के कुर्सी लगेगी तो यहाँ एक राज क्या कहते हैं क्षेत्रीय राज की इक्वल कर दिया है संप्रभुता ने। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं। कल हम देखेंगे भारत का सामाजिक सुधार आंदोलन, उसके बाद शैक्षणिक। ठीक है, चलिए धन्यवाद। इन अधिनियमों में, चार्टर में, रेगुलेटिंग जो दिया है डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिए या रट लीजिए, क्योंकि जो भी एग्जाम देने आप जाएंगे डायरेक्ट यही पॉइंट पूछता है। मैंने टू द पॉइंट निकाल के नोट्स बनाया है। ठीक है, और आप पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। अगर बुक पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, या बिपिन चंद्रा स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आप भी मेहनत करेंगे, हमने भी किया है। ठीक है, और उसके बाद हम तो यही कहेंगे कि आप इन पॉइंट को बार बार रिवाइज करिए लिख कर, शॉर्ट नोट्स। इस शॉर्ट नोट से, इससे ज़्यादा शॉर्ट नोट कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आज यहीं तक रखते हैं, अब कल हम देखेंगे सामाजिक सुधार आंदोलन। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं।